हेलो दोस्तों। तो अभी इनकम टैक्स में जो नया रूल आया है, सेक्शन 43BH, तो इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि अभी मार्च आ रहा है और इसको अगर हमने फॉलो नहीं किया तो हमें एक नुकसान हो सकता है व्यापार के अंदर। तो शुरुआत होती है एमएसएमई से, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। जब व्यापार फैक्ट्रियों का शुरू हुआ तो क्या हुआ कि फैक्ट्रियों के पैसे लोगों ने डुबाने शुरू किए। तो वहाँ पे एक एक कानून आ गया जिसका नाम है एमएसएमई एक्ट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट। इसके तहत जो फैक्ट्री ओनर है, जो स्मॉल फैक्ट्री ओनर्स है, इनको काफ़ी लोगों ने घुमाया है पैसों के लिए, आज तक काफ़ी घुमाया है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कानून लाया गया। तो इसके अंदर सेक्शन 15 है जिसके तहत क्या होता है कि आपने अगर उसको समय पे पेमेंट नहीं किया तो उसके बाद में आपको मंथली कंपाउंडेड इंटरेस्ट देना रहेगा, जो रहता है बैंक इंटरेस्ट से 3 गुना। अगर बैंक इंटरेस्ट आरबीआई का 7% है तो आपको ईयरली 21% आपको इंटरेस्ट देना रहेगा अगर आप डिले पेमेंट करते हैं तो सेक्शन 15 क्या बोलता है एमएसएमई का, कि किसी भी एमएसएमई व्यापार से आप कुछ खरीदारी करते हैं तो उसको आप आपके टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट जो है उसके तहत समय पर पैसा दो। और ये जो आपके टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट है, ये 45 दिन के ऊपर है तो मैक्सिमम हम 45 दिन ही इसको मानेंगे, यानी मैक्सिमम 45 डेज ही मानेंगे। अगर आपके टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट नहीं डिसाइडेड है, पेमेंट के टर्म्स नहीं डिसाइडेड है तो एमएसएमई एक्ट के तहत उसको 15 दिन ही माना जाएगा। तो इस तरह से ये प्रावधान है। तो ये अब तक प्रावधान एमएसएमई एक्ट के अंदर था। तो इस साल क्या हो गया है कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 से इनकम टैक्स के अंदर इसको डाला गया। इसके तहत क्या हो गया कि अगर आपने एमएसएमई एक्ट के अंदर क्या था कि अगर इस इतने ड्यूरेशन में अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे तो आपको उसको इंटरेस्ट देना है। अभी इसके अंदर क्या लिखा गया है सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट के अंदर, कि यहाँ पे एंटरप्राइज है। अभी एंटरप्राइज का मतलब क्या है, तो सेक्शन 2 है एमएसएमई एक्ट का, उसके अंदर एंटरप्राइज का मतलब ऐसा है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या कोई सर्विस प्रोवाइडिंग यूनिट, वहाँ पे ट्रेडिंग यूनिट का उल्लेख नहीं है। तो बेसिकली ये जो एमएसएमई एक्ट है ये प्रोटेक्ट कर रहा है मैन्युफैक्चरर्स को और सर्विस प्रोवाइडर्स को। ठीक है, तो उसके अंदर ट्रेडिंग वाले कवर नहीं है। तो इसको जोड़ा गया इस साल इनकम टैक्स से। इनकम टैक्स का सेक्शन है सेक्शन 43BH। इसके अंदर क्या होता है कि अगर हमने फैक्ट्री हमने जो हमारे सप्लायर है इनसे अगर माल लिया है और ये माल हमारा समय पर हम उसको पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें अ, उस वो जो खर्चा है, जैसे, तो उसका खर्चा नहीं मिलेगा। कहने का मतलब जो 31 मार्च के दिन आपका आउटस्टैंडिंग बाकी है, वो आउटस्टैंडिंग अगर आपने एज पर पेमेंट एग्रीमेंट टर्म्स नहीं किया है, एमएससी में एक के तक जो डिसाइडेड है 15 दिन, 45 दिन या आपका उससे छोटा एग्रीमेंट है तो उससे छोटा, तो वहाँ पे 31 मार्च के दिन वो बाकी है तो ये खर्चा आपका डिसअलाउ हो जाएगा, उतने से आपकी इनकम बढ़ जाएंगी। तो ये भारी नुकसान व्यापार को हो सकता है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, तो हमारे लिए क्या है कि अभी फरवरी चालू हो चुका है तो हम क्या करें, जितने भी हमारे सप्लायर्स हैं उनसे हम उद्योग आधार ले लें। उद्योग आधार का जब हम सर्टिफिकेट उनसे लेते हैं तो वहाँ पर से हमारी पिक्चर क्लियर होना शुरू हो जाती है। तो वहाँ पर हम ये देखें कि वो मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है या ट्रेडर है। अगर वो ट्रेडर है तो ये इसके अंदर कवर नहीं हो जाएगा। अगर वो मैन्युफैक्चरर है और सर्विस प्रोवाइडर है तो वो इसके अंदर कवर हो जाएगा। सेकंड चीज़ ऐसी है कि मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर इसके अंदर कवर हो जाते हैं। तो फिर दूसरा है कि एग्रीमेंट किसको बोलेंगे हम? तो जनरली क्या होता है कि जो हमारा बिल होता है ना, बिल के नीचे लिखा
लिखा रहता है कि आपको 15 दिन के अंदर पेमेंट करना है। अगर 15 दिन के अंदर नहीं करेंगे तो आपको 2% ब्याज लगेगा, या आपको 25 दिन के अंदर पेमेंट करना है, उतने दिन के अंदर आपने अगर पेमेंट नहीं किया तो आपको इतना ब्याज लगेगा, इतनी पेनल्टी लगेगी। तो इसका मतलब है कि आपकी बिल के अंदर ही वो टर्म्स क्लियर है। तो वहाँ से ही हमको वो जानकारी मिल गई है कि इतना है। अगर वो क्लियर नहीं है परचेस के अंदर, तो वहाँ पर हमें जो हमारे वहाँ पर क्लियर नहीं है तो वहाँ पर 15 दिन हमारा माना जाएगा। ठीक है, अगर हमारे टर्म्स 60 दिन के हैं तो 60 दिन नहीं माने जाएंगे, क्योंकि एमएसएमई एक्ट उसको लिमिट करता है 45 दिन पे। तो मैक्सिमम हमारे एग्रीमेंट 45 दिन का ही रहना चाहिए। तो हम इस चीज़ का ख्याल रखें। दूसरा ऐसा है कि हमें एक चीज़ और ख्याल रखनी है कि एक तो हमारे परचेस एग्रीमेंट हम बिलिंग देख ले, नहीं तो उस बिलिंग नहीं है तो हम उससे स्पेसिफिक एग्रीमेंट बना ले, एक बॉन्ड पेपर पे उससे एग्रीमेंट बना के वो क्लियर कर ले, तो यहाँ पे हमारे पेमेंट टर्म्स क्लियर हो जाते हैं। दूसरी बात ऐसी है कि यहाँ पे पेमेंट टर्म्स क्लियर होने के बाद में ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है या सर्विस प्रोवाइडर है, ये हमें क्लियर करना है। तो ये क्लियर करने के बाद में तीसरा हम उसको उसको हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट पे लागू करने वाले हैं। तो 31 मार्च के पहले जितना भी 31 मार्च के दिन जितना आउटस्टैंडिंग है, वो उदाहरण के लिए समझो आपने आपका पेमेंट टर्म्स 15 दिन का ही है और आपने 14 मार्च को माल लिया है। ओके, 14 मार्च को माल लिया आपने और 15 दिन को ही आपको 29 मार्च को पेमेंट करना था। तो आपने 29 मार्च को नहीं किया, आपने 2 अप्रैल को पेमेंट किया, तो वो आपका खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। वो खर्चा अगले साल हमें मिलने वाला है। तो ये हमें बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो इसके अंदर एक बात और है कि जो सप्लायर आपको उद्योग आधार नहीं दे रहा है, तो वहाँ पर हमें उनको लेटर लिखना है। लेटर इस तरह से लिखना है कि हमने आपका उद्योग आधार हमें 1 हफ्ते के अंदर प्रोवाइड कीजिए। अगर आप उद्योग आधार 1 हफ्ते के अंदर हमें नहीं दे सकते हैं, नहीं देंगे, तो हम ये मान लेंगे कि आपका उद्योग आधार नहीं है। क्योंकि हमें नहीं पता ना किसका उद्योग आधार है, किसका नहीं है। मैक्सिमम तो कई बहुत बार तो बिलिंग के अंदर भी उद्योग आधार लिखा रहता है, लेकिन बिलिंग के अंदर लिखा नहीं है, सामने वाला भी दे नहीं रहा, तो वहाँ पर हम लेटर उसको रजिस्टर पोस्ट से भेजेंगे और वहाँ पे प्रूफ हम करके रखेंगे और उसको लिख के भेजेंगे कि भैया आपका उद्योग आधार भेजें। अगर आप 10 दिन 15 दिन के अंदर नहीं भेज पाते तो हम ये मान लेंगे कि आपके पास आप उद्योग में एमएसएमई में रजिस्टर नहीं है। तो एमएसएमई में रजिस्टर नहीं है तो वो कवर नहीं होगा और वहाँ पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। तो ये एक हमें एक्सरसाइज करनी है, उद्योग आधार लेने हैं, पेमेंट टर्म्स हमें देखने हैं हर पार्टी के और उस हिसाब से हमें ये रूल को अप्लाई करना है। मान लीजिए आपने 29 मार्च को मान लिया, ओके, और आपका पेमेंट टर्म्स 20 दिन का है। तो 20 दिन का है तो आपको 18 अप्रैल तक पेमेंट करना था। आप उसको 17 अप्रैल को पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि वो कंडीशन फुलफिल हो जाती है और खर्चा हमारा अलाउ हो जाएगा। आपका समझो 1 मार्च को आपने मान लिया, वहाँ पे आपका पेमेंट टर्म्स 20 दिन का है, तो 21 मार्च को आपको पेमेंट करना था। आप 26 मार्च को पेमेंट करते हैं, तो ये उसी साल में ही आपने पेमेंट कर दिया, तो ये भी खर्चा अलाउ हो जाएगा, भले आपने ड्यू डेट के बाद किया है। क्योंकि इसकी कंडीशन क्या है कि जिस साल आप पेमेंट करेंगे, उस साल आपको खर्चा मिलेगा। तो ये आपने उसी साल पेमेंट कर दिया है, तो इस हिसाब से वो खर्चा उस साल आपको मिल जाएगा। अगर आप ये अगले साल पे करते थे, तो ये खर्चा आपको नहीं मिलता था। तो यहाँ पर ये चीज़ का हमें अच्छे से ख्याल रखना है और इस थोड़ा-थोड़ा समय निकाल के 43 बीएस को हमें फॉलो करना है। थैंक यू।